नमस्कार, मी पराग गोरे. आज पर्यावरण दिनानिमित्त आपण पर्यावरण क्षेत्रात जोमाने काम करणाऱ्या आणि आपल्या कामातून पर्यावरणाचं रक्षण करण्यात यशस्वी ठरत असलेल्या निवडक उद्योजकांशी आपण संवाद साधत आहोत. या संवादातून त्यांचं काम हे त्यांची पॅशन कशी आहे, तसंच त्यांची जडणघडण समजून घेत आहोत. थोडक्यात सांगायचं तर त्यांचा बिझनेस मंत्र आपण जाणून घेत आहोत. आजच्या या भागात रेफकॉन रेफ्रिजरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडचे यशविन जाधव सर आपल्यासोबत संवाद साधायला आलेले आहेत. यशविनजी, मी आपलं खूप खूप स्वागत करतो. नमस्कार सर. येस सर, आज आम्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या उद्योजकांशी गप्पा मारतोय आणि जाणून घेतोय त्यांचा बिझनेस मंत्रा. पण त्याच्याच बरोबर आम्ही हे देखील जाणून घेतोय की या उद्योजक व्यावसायिकांनी त्यांच्या कामातून पर्यावरणाला कसं संरक्षित केलेलं आहे. तुमचा बिझनेस आहे तो कोल्ड स्टोरेजचा आहे, वेगळा आहे आणि त्याच्यातनं पर्यावरणाला एक वेगळ्या पद्धतीने पर्यावरणाचं रक्षण होतं. तर तुम्ही काय सांगाल, पर्यावरण दिनानिमित्त आपण हा संवाद साधतोय, तर तुम्ही काय सांगाल की याच्यातनं पर्यावरणाला कसं संरक्षण मिळतं? पर्यावरण दिन की सबको शुभेच्छा. एक्चुअली जो कोल्ड स्टोरेज या तो रेफ्रिजरेशन जो है वो इट इज ऑल अबाउट रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे जो पेरिशेबल फूड्स है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो फ्रूट वेजिटेबल और इतर जो भी ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स है, सबका हम अगर हार्वेस्टिंग में हमारा दिन प्रतिदिन जो इंडिया का जो यील्ड है बढ़ता ही जा रहा है. साथ साथ में एक करीब 30% तक उसका वेस्टेज रहता है गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से और ये सब. तो अगर वो उसमें से जो वेस्टेज कम होता है वही हमारा एक पर्यावरण को लिए एक प्रदान रहेगा. और मैं एक्चुअली खुश नसीब हूँ कि हम लोग ये फील्ड में है और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कैसे वेस्टेज से बचाया जाए या तो उसको कैसे अच्छा प्रोसेस करके स्टोर किया जाए, मार्केट तक पहुंचाया जाए, उससे फार्मर्स का और कंज्यूमर्स का दोनों का कैसे फायदा हो, वो सेगमेंट में रहने का मुझे खुशी है. तुम्ही अगदी खूप छान सांगितलं, अगदी मोजक्या शब्दामध्ये. कारण का एवढ्या कष्टाने शेतकरी जो आहे तो आपल्या शेतामध्ये पिकवत असतो आणि ते कंझ्युमर पर्यंत जाईस तोपर्यंत बरेचदा ते एवढ्या कष्टाने कमवलेलं किंवा पिकवलेलं जे धान्य आहे किंवा सब्जी आहे ही वाया जाऊ शकते. मध्ये तुमचा जो दुवा आम्हाला सगळ्यांना लागतो, म्हणजे शेतकरी ते कंझ्युमर यांच्यामध्ये जे तुम्ही असतात, त्यामुळे ते एवढं कष्टाने कमवलेलं जे फूड आहे ते वाया जात नाही आणि ते सही सलामत योग्य कंझ्युमर पर्यंत पोहोचतं. त्यामुळे खूप मोठा तुमच्या व्यवसायाचा सगळ्या समाजाला उपयोग होतो, हे नक्की खरं आहे. मला इथे पुढे जाताना असं विचारायचं आहे, ते म्हणजे तुम्ही या लाईनकडे कसं वळलात, म्हणजे तुमच्या एज्युकेशन बद्दल थोडक्यात सांगा आणि तुम्हाला रेफ्रिजरेशन या व्यवसायाकडे का वळावंसं वाटलं? बेसिकली मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ. मैंने लाइटिंग, प्रोडक्शन, प्रोजेक्ट्स, इवन पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल, ये सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम किया था. और मैं जैसे एक जो मेरा लास्ट इंडस्ट्रीज जहाँ मैं काम किया दैट वाज ऑल अबाउट रेफ्रिजरेशन. तो उसमें से मुझे लगा कि ये जो है हम एक कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन का जो अभी बात करते हैं, 10 साल पहले जब रिटेल का बात हुआ, जब ये सब हम बाहर से मार्केट से प्रोडक्ट्स लेते थे, वो कहीं रिटेलिंग में गए और मॉडर्न ट्रेड का ट्रेंड आया. वो टाइम पे वो तो सिर्फ एक एंड है जहां हम लोग कंज्यूम करते हैं, पर जहां हम प्रोड्यूस करते हैं वो साइड पे अगर कुछ किया जाए, जहां कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए कि जिससे वेस्टेज कम हो, उस प्रोडक्ट को जो हार्वेस्टिंग टाइम के बाद भी उसको स्टोर किया जाए, उसका राइट वैल्यू आने तक उसको नहीं, अगर हमारा कुछ रहा तो हम सोसाइटी को हेल्पफुल हो सकता है करके 2013 में वी स्टार्टेड द बिजनेस. और सिंस देन हमने छोटे 5 टन 10 टन जहां प्रोड्यूस फ्रूट वेजिटेबल्स स्टोर कर सके उधर से लेके 10-12 हजार मेट्रिक टन तक के अलग अलग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं. जहां फ्रूट वेजिटेबल्स भी है, धान्य है, गुड़ है, इमली है, जैसे ड्राई फ्रूट्स है, पल्सेस है. तो
तो ये सब जो प्रोड्यूस है, या तो जिसके हार्वेस्टिंग के टाइम पे एबंडेंस में अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है, और उसके बाद अगर उसको कहीं स्टोर नहीं किया जाए तो एक बहुत कम दाम में फार्मर को बेचना पड़े, तो उसका पूरा मेहनत जो था या मेहनत जो रहेगा वो उसको डिस्ट्रेस कंडीशन में कैसे भी करके उसका इन्वेस्टमेंट में कुछ भी तो कवर करने के लिए कम भाव पे बेचना पड़े और उसको नुकसान झेलना पड़े, वो हम हमेशा देखते आ रहे हैं। तो वो सेगमेंट में अगर कुछ प्रिजर्वेशन आगे करके और उसको रखा जाए, उसका लाइफ बढ़ाया जाए, तो क्या होता है, उससे फायदा होता है, फार्मर को भी फायदा होता है, कंज्यूमर को भी फायदा होता है, वो ऑफ सीजन में भी अवेलेबिलिटी रहता है। तो एक नोबल कॉज है जिसके ऊपर हम तो बिजनेस में है पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। और सेम फोकस है कि ये जो अबाउट 30% प्लस वेस्टेज है हार्वेस्टिंग टाइम से लेके आपका एंड कंज्यूमर पे आने तक का, तो कम किया जाए तो प्राइसेस में भी फर्क पड़ेगा, प्रोड्यूसर को भी फायदा होगा, कंज्यूमर को भी फायदा होगा और अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगा। सर, आपण परवा जेव्हा आपण अशाच गप्पा मारत होतो फोनवरनं, तेव्हा तुम्ही या दोन गोष्टींचा किंवा या टर्मचा उल्लेख केला होता, तो म्हणजे फार्म टू फोर्क आणि डबलिंग द फार्मर्स इन्कम. या दोन गोष्टींबद्दल तुम्ही काहीतरी सांगत होता, तर प्लीज आमच्या प्रेक्षकांबरोबर हे शेअर कराल का? राइट फार्म टू फोर्क इटसेल्फ जो नाम है, जो अभी बताते हैं, या तो आपने डबलिंग द फार्मर्स इनकम, ये दोनों कैसे हो सकता है, उसके बारे में गवर्नमेंट भी बहुत सोच रही है और ये सब गवर्नमेंट के ही जैसा एक बज़वर्ड है। तो फार्म इज लाइक वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड, फोर्क इज वेयर वी कंज्यूम। तो हर टप्पे पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा ताकि जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फार्म से फोर्क तक जाए और मिनिमम वेस्टेज से जाए। Right. तो ये एक तो क्या होता है कि जहां से प्रोड्यूस कलेक्ट होता है उसका रख रखाव, उधर से उसको जल्दी से जल्दी एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर में लेके जाना, फिर उसको अगर वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करना उसको प्रॉपर उसमें से निकाल के, खराब वाला निकाल के एक अच्छा प्रोड्यूस तैयार करना है। फिर उधर से लेके ये एक हो गया, एक फार्म से आया और एक प्रोसेसिंग हाउस तक गया। उधर से लेके हम कहाँ से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं या सुपर मार्केट से खरीदते हैं, हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं। तो प्रोड्यूस लोकल मार्केट तक आना और उधर से हम खरीद के लाते हैं। ये सब में उसका वेस्ट ना हो, उसका टेस्ट खराब ना हो, वैल्यू खराब ना हो, एस्थेटिक्स खराब ना हो, ये जो है उसमें हर जगह पे एक चेन है, वैल्यू चेन है प्रोडक्ट का, और उसको अच्छी तरह से करने के लिए एक जो प्रोसेस है या तो एक कॉन्सेप्ट है, उसको फार्म टू फोर्क बोलते हैं। हम जो भी फार्म में ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो खराब नहीं हुआ तो ही हमारे पास आएगा। और वेस्टेज कम नहीं होने के लिए क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर जल्दी से लॉन्ग टर्म टेम्परेचर पे लाते हैं। फिर जहाँ सॉर्टिंग ग्रेडिंग है उधर से उसका जो अनवांटेड है प्रोडक्ट्स वो निकालते हैं, या तो होल फ्रूट्स होगा या तो होल वेजिटेबल्स रहेगा या तो कट करके लाएंगे और उसको वही टेम्परेचर पे मेंटेन करके आगे डिस्ट्रीब्यूशन करके हमारे घर तक आएगा। ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट है और हर जगह पे एक टेम्परेचर का रोल होता है और एक प्रोसेस का रोल रहता है। ये करने से फार्मर को कैसे फायदा होगा, क्योंकि वो कनेक्ट हो जाता है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्लान करके करते हैं और उसको आगे तक जाएगा और वेस्ट नहीं होगा करके। और जो इसके लिए गवर्नमेंट का एक फोकस है और वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज का जो है उसमें बहुत सारा स्कीम्स है, फार्मर्स के लिए है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए है, प्रोसेसर्स के लिए है, जहाँ उनको अभी मेगा फूड पार्क्स का भी आपने कॉन्सेप्ट सोचा होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्रोड्यूस हो एबंडेंट में हो उसको प्रोसेस किया जाए, प्रोसेस करने के बाद उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको प्रिजर्व किया जाए और बेचा जाए। तो वैल्यू एडिशन का भी एक काम है। तो या तो जो फ्रेश प्रोडक्ट्स है जो हम वैसा लोकल मार्केट में से लेके आते हैं, वो फार्मर से यहाँ तक आने के लिए
टेम्परेचर या प्रोसेस जो भी मेंटेन करना है वो किया जाए। दूसरा, अगर कंजप्शन कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसको एक प्रोसेस किया जाए ताकि उसका वैल्यू बढ़े और हम पूरा सीजन या सीजन में छोड़ के भी पूरा साल खा सके उसको। तो ये जो है वैल्यू एडिशन का है, फूड प्रोसेसिंग के रिलेटेड है। या तो उसको जहां से लेके हम डायरेक्ट कंजप्शन के लिए, ये पूरा जो प्रोसेस है उसमें हार्वेस्टिंग का जगह पे क्या करना, उसको टेम्परेचर कंट्रोल करना, प्री कूलिंग करना है। कुछ प्रोडक्ट्स है उसको रैपन करके प्रोसेस करते हैं, कुछ प्रोडक्ट है उसको या तो प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर फ्रेश में रहता है तो। अगर फ्रेश प्रोड्यूस का लाइफ कम है तो उसको फ्रीज करते हैं। तो अभी पल्प जो हम मिलता है, अभी सीताफल पल्प है, सीताफल तो सीजन में ही आएगा, पर सीताफल पल्प आपको पूरा साल मिलेगा। अल्फोंसो का पल्प आपको पूरा साल मिलेगा, आप देखेंगे तो ये दे आर प्रोसेस प्रोडक्ट, पर उसका सीजन तो यही है जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे रहता है। तो ये सबको और उसके बीच का जो वेस्टेज कम किया जाए ताकि जो भी जो प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम हो, नहीं तो उसका वैल्यू एडिशन हो। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा स्कीम्स लेके आए हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, वो पूरा कलेक्शन से लेके प्रोसेसिंग स्टोरेज तक का है। या तो आप फूड प्रोसेसिंग में तो वो फूड प्रोसेसिंग के लिए पूरे सेटअप के लिए सब्सिडीज दिया जाता है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को भी देते हैं, या तो कोल्ड स्टोरेज ओनर्स को भी देते हैं, या तो प्रोसेसर्स को देते हैं। तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को फंड करके उनको मार्केट का वैल्यू लिंकेज करके ये सब जो है, अगर हम उसका कंजप्शन नहीं तो दूसरा मार्केट में बेचने के लिए अगर हम कैपेबल रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रोड्यूस करता है फार्मर उसका भी इनकम बढ़ेगा और ये फार्म टू फोर्क वाला जो है वो भी एक कॉन्सेप्ट पूरा होता है। एपेडा है जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम करते हैं, वो उनके भी स्कीम्स रहते हैं कि अगर आप कुछ प्रोड्यूस जो हैंडल करते हैं, जैसे बनाना है, जैसे सोलापुर साइड में क्लस्टर से बनाना के, तो उधर से जो भी फार्मर्स है वो पैक हाउस पे लेके जाके उसको प्रॉपर पैक करके एक्सपोर्ट के लिए वो हेल्प करते हैं। ऐसा ही द्राक्ष का है जो अपना नासिक साइड का है, फिर पोमोग्रेनेट्स है बारामती साइड से है। तो ऐसा बहुत सारे अलग अलग क्लस्टर से जहाँ कुछ प्रोड्यूस ऐसे है, उसको या तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, नहीं तो अच्छी तरह से पैक करके उसका प्रॉपर सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज भी हेल्प करती है, उनके स्कीम्स है, फंडिंग्स रहते हैं, सब्सिडीज रहता है। तो यही एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट है जिससे वेस्टेज भी कम हो, प्रोड्यूसर को भी फायदा हो और कंज्यूमर को भी फायदा हो। ओके, म्हणजे गव्हर्नमेंट पण वेस्टेज जाऊ नये फार म्हणून प्रमोट करते, मार्केटला पण त्याच्यातनं त्यांच्या स्कीमचा फायदा देते। एकदम छान। यस सर, मला इथे पुढे जाताना विचारायचं आहे ते म्हणजे आपला हा इंटरव्ह्यू असंख्य लोक बघतायत, उद्योजक बघतायत किंवा शेतकरी सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पण हा पर्यावरण दिनानिमित्त हा इंटरव्ह्यू पोहोचणार आहे। तर कुठल्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांनी तुमच्यापर्यंत पोचावं की ज्यांना तुमच्या रेफ्रिजरेशन सिस्टीम जी तुम्ही स्टोरेज प्रोव्हाइड करतायत त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो, म्हणजे कुठल्या कुठल्या प्रकारचे स्टोरेजला तुम्ही उपलब्धता करून देतात त्याबद्दल काय सांगा? मैं अगर ऐसा स्मॉल स्केल पे बोलूँ तो क्या होता है, जैसे फ्लावर प्रोड्यूसर्स है जो जरबरा का करते हैं या तो इसका डच रोजिस का करते हैं, उनके लिए भी फार्म लेवल पे सेटअप पे रहेगा। जब तक उनका नेक्स्ट कनेक्शन नहीं रहेगा तब तक उनको स्टोर करना पड़ता है, तो उसको खराब होता है। उधर से लेके फिर अगर आप कुछ एरिया में जाओगे तो बनाना का खेती अच्छा खासा है, तो वहाँ भी ना स्टोरेज और रैपनिंग अभी आजकल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, बनाना इज द नेक्स्ट कमोडिटी आफ्टर ग्रेप्स विच हैज रीच्ड 1000 करोड़ टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्ट। तो वो भी हम बढ़ता ही जा रहा है। फॉर्चुनेटली देयर इज मार्केट अवेलेबल, लोकल कंजप्शन तो अपना है ही है,
एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा खासा यूज होता है। तो जैसे आप बनाना प्रोड्यूसर से रहेंगे, मतलब जो शेतकरी रहेंगे उधर वो सेट का रहेगा। बाकी हर प्रोडक्ट प्रोड्यूस है जो रख सकते हैं। सबसे पहले पोटैटो से स्टार्ट हुआ था, पोटैटो अभी भी एवेंडेंस में रखते हैं, पर अभी बाकी सब फ्रूट वेजिटेबल्स भी रखते ही है। हर फ्रूट वेजिटेबल का अलग अलग लाइफ रहता है, जो मतलब स्टोरेज में उसके हिसाब से उसका कंडीशंस क्रिएट किया जाता है और उसको रखा जाता है। ओके, म्हणजे कुठलंही फ्रूट असेल, कुठलीही सब्जी असेल, हे कुठल्याही प्रकारचं स्टोरेज आपण करू शकतो तुमच्याकडे, बरोबर? सही है, सही है। ओके, आणि बेसिकली आपने घर पे भी देखा होगा कि हम बाहर रखते हैं कुछ भी तो जल्दी जल्दी उसका डिटोरिएशन होता है, उसका कलर चेंज होता है, नहीं तो उसका पानी उड़ता हुआ दिखता है, उसका शाइनिंग चला जाता है और उसका टेस्ट भी खराब होता है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सब नेचुरल है, उसमें पानी का कंटेंट है और उसको सही जगह पे नहीं रखा गया तो वो डिटोरिएट होता है, उसका वैल्यू कम होता है, एस्थेटिक वैल्यू भी कम होता है, टेस्ट का भी जो एक्चुअल वैल्यू भी है वो भी कम होता है। तो वही रखा जाए तो उससे फायदा होता है। तुमच्याकडे फिश पण स्टोरेज केलं जातं? फिश भी तो पेरिशेबल है एक्चुअली। तो क्या अगर आप वैसे होता है तो दो तरीके से रहता है। जो फेस कंज्यूम्पशन के लिए रहता है कि आज लेके आए और मार्केट में सेल करने टाइम तक रखते हैं, जिसको एक नॉर्मल पॉजिटिव टेम्परेचर में रखते हैं। दूसरा है फ्रोजन। अभी बोलते हैं फ्रोजन इज अ न्यू फ्रेश। आप इसको फ्रीज कर दिया तो आप 1 साल तक उसको कुछ नहीं होता है, जब आपको खाना है या तो उसको कंज्यूम करना है, चाव करते हैं और खाते हैं। बहुत सारा है, जैसे अपना वटाना है, कॉर्न है, कॉर्न फ्रोजन कॉर्न महाराष्ट्र से भी बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, और बेबी कॉर्न है वो भी होता है। तो ये सब जो है या तो आप फ्रेश कंज्यूम करना है तो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 2 से 4-8 डिग्री तक में रख के उसको 1 हफ्ता में जैसे रख सकते हैं, खा सकते हैं। और जिसको लॉन्ग टर्म रखना है उसको फ्रीज किया जाता है और उसको सालों तक मतलब 1 साल तो इजीली रख सकते हैं। ओके ओके ओके। त्याची काही अशी क्वांटिटी असते का, एवढे ठेवल्याच्या म्हणजे एवढ्या व्हॉल्यूमच्या वर असेल तरच आम्ही ठेवणार, असं काही तुमचं असतं? बेसिकली क्या है कि जिसको रेगुलर में जो प्रोड्यूस होता है, रेगुलर डिस्पैच होता है मार्केट के लिए, उसके लिए उसका प्रोडक्शन के हिसाब से होना चाहिए। और बाकी जो प्रोडक्शन किस चीज का है इसके हिसाब से है, आपका मार्केट वैल्यू कनेक्ट कैसा है उसके ऊपर से है। या तो आपका गट है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में एफपीओस बहुत सारे अर्बन प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है, जो शेतकरी सब मिलके एक कोई 1 या 2 कमोडिटी के ऊपर से मतलब प्री हार्वेस्ट से लेके पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग तक का सब मिलके ख्याल रखते हैं। तो उनका वॉल्यूम बढ़ा रहता है, वॉल्यूम के हिसाब से ये होता है। ओके, म्हणजे काही शेतकरी एकत्र येऊन त्याचं व्हॉल्यूम मोठं ठेवून तुमच्याकडे एकत्र ठेवू शकतात, अशी ही काही. ओके ओके ठीक आहे. मला पुढे असं विचारायचं आहे ते म्हणजे आता कोल्ड स्टोरेज हा जो विषय आहे याच्यामध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी मार्केटमध्ये कॉम्पिटिशन असेल, तर तुमचं यूएसपी काय सांगाल की इतर कोल्ड स्टोरेज पेक्षाही तुमच्याकडे एखादी गोष्ट अशी मिळते की ज्यामुळे आमचे जे दर्शक आहेत हा इंटरव्ह्यू बघतायत ते तुमच्याकडे किंवा तुमच्याशी असोसिएट होऊ इच्छितात, त्यांना तुम्ही काय सांगाल, तुमची यूएसपी काय आहे? हमारा फोकस क्या रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। जिसको यूज करना है उसका लिए क्या फायदामंद रहेगा उसके हिसाब से हमारा और हम लोग यही ध्यान रखते हैं कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। जैसे उनका यूज करेंगे तो उसका कैसे फायदा हो, कि अभी तक जो है हम लोग जो भी डिमांड आता है या तो कुछ रिक्वायरमेंट आता है तो एक या तो उनको पता होता है कि मुझे करना है तो कैसा करना चाहिए, उससे उनका क्या फायदा है, इकोनॉमिकल बने। क्योंकि बिजनेस जब सस्टेन होगा तो हमको दूसरे रेफरेंसेस मिलते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा हुआ, इफ ही इज ग्रोइंग आवर बिजनेस विल डेफिनेटली ग्रो। तो हमारा अभी आप देखोगे तो बहुत सारा रेफरेंस कस्टमर्स है या तो रिपीट कस्टमर्स है, क्योंकि सिर्फ एक
प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट हम उसको बेचते हैं तो एक ही साइकिल में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइम में अगर उसको प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो हर बार कहीं ना कहीं और ऑप्शंस मिलते हैं। पर एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनको, और उनको फायदा हुआ, उनको फील होता है कि ये रिलायबल प्रोडक्ट है और उनके जैसा चाहिए था ऐसा ही है, तो उससे उनका फायदा है और हमारा भी फायदा है। नक्कीच सर। हम लोग यही चाहते हैं कि भाई उनका मतलब एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, और अगर उनका भी अगर कॉन्सेप्ट अलग रहेगा कि हमको ऐसा चाहिए, पर अगर हमको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो हम उनको बताते हैं कि इससे आपका फायदा होगा। ओके, वही हमारा फायदा, हमारे बहुत सारे रेफरेंस कस्टमर्स हैं। ओके। मला सर, मी तुम्हाला परत एकदा तुमच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या दिवसांकडे घेऊन जातो. जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा काही चॅलेंजेस आले होते का, किंवा एकूणच तुमचा हा जो कार्यकाळ आहे त्याच्यात तुम्ही, कारण का म्हणतात रेस शिवाय बिझनेस नाही, तर असे कुठले चॅलेंजेस, रेस तुम्ही घेतल्या होत्या का? काय सांगाल तुम्ही आमच्या प्रेक्षकांना? चैलेंजेस में ऐसा है कि मैं तो पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसा नौकरी करके 20 साल नौकरी करने के बाद ऐसा बिजनेस में आया, तो एक उधर का एक्सपोजर वर्सेस मेरा फ्यूचर कस्टमर बेस है वो डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स है उनके साथ मेरा डीलिंग बढ़ेगा। तो मेरा जो शुरू में था कि आई हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई उनका एक्चुअल क्या रिक्वायरमेंट रहता है। आर्टिफिशियली हम सोचते हैं ऐसे है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा ग्रास्प करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ा। अभी ऐसा है कि we have learned a lot and we can share our knowledge with required set of customers। तो ऐसा होता भी है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और हम पूरा प्रोजेक्ट खत्म करके साथ में आगे बढ़ते हैं। ओके, तुमच्या ग्राहकाच्या तुम्ही लक्षात राहण्यासाठी तुम्ही काही ऍडव्हर्टायझिंग, मार्केटिंग किंवा कसं ग्राहकाशी रिलेशन मेंटेन ठेवतात? बेसिकली जैसे मार्केटिंग का तो ऐसा है, वेबसाइट से हमारे प्लस जो B2B पोर्टल्स रहते हैं, इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, उधर अवेलेबल है, फेसबुक और लिंक्डइन पे है। इसके सिवा भी हम लोग कई जगह पे एक इवेंट करते हैं, जैसे कोई एक क्लस्टर रहेगा जहाँ कोई एक पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट रह सकता है, तो लोकेशन पे जाके सबको बुला के मिलके वो एक इवेंट जैसा करते हैं जहाँ आइडियाज और कॉन्सेप्ट एक्सचेंज होते हैं। तो कुछ ना कुछ उस तरह से हमारा भी फायदा होता है और जो एक टारगेट कस्टमर सेट है उनका भी फायदा होता है। नक्कीच। 8 वर्षांमध्ये तुमचा एखादा आनंददायी क्षण तुम्ही आमच्या बरोबर शेअर करू शकाल का? कारण कसं आहे, व्यावसायिक काम करताना तसा एकटाच असतो आणि चॅलेंजेस तर त्याला दैनंदिन जीवनात येतच असतात। हे करत असताना सुद्धा स्वतःला कुठंतरी स्वतःची पाठ थोपटून घेणं, हे त्याला कधी कधी काही क्षण असे देऊन जातात की त्याला पुढे काम करण्यासाठी ऊर्जा मिळते। तर असे काही प्रसंग, असे काही क्षण तुमच्या व्यावसायिक आयुष्यात आले होते का? हमारे बिजनेस में क्या है, एक चैलेंज क्या है कि जैसे हम जो प्रोड्यूस स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जब टेम्परेचर में हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग एनवायरनमेंट है, जनरली उसको क्लब किया जाता है एक सेगमेंट बना के। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक कस्टमर के जगह पे 2000 मेट्रिक टन कैरेट्स रखे थे। तो हाँ, और शुरू में उनके लिए भी फर्स्ट साइकिल था, हमारे लिए भी फर्स्ट साइकिल। तो उसको मतलब उधर मिलके सबने उसका ध्यान रखा एक्चुअली, और उसका क्या टेम्परेचर सेंसिटिव है उसका बिगिनिंग में, तो वो आने तक पूरा ये ध्यान रखे टीम, कस्टमर का टीम सब जॉइंटली मिलके काम किया। तो उसके बाद एक सक्सेस स्टोरी बन गया, क्योंकि इतना जनरली बाकी सब कमोडिटीज जहाँ रखते हैं उतना चैलेंज नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा मार्केट में नॉलेज रहता है। तो दैट वाज अराउंड 4 years बैक, एंड दैट वाज रियली लाइक वी फेल्ट लाइक एक अच्छा आनंद का क्षण था कि हम कर पाए ऐसा। ओके, ग्रेट। सर, मला इथे एक तुम्हाला अजून विचारायचं आहे। आपला हा इंटरव्ह्यू आहे ते असंख्य लोक बघतायत
तर कुठल्या प्रकारच्या ग्राहकांनी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला पाहिजे की जे तुमच्याशी असोसिएट झाले तर तुम्हाला पण एक बिझनेस मिळू शकतो आणि त्यांचंही एक व्यावसायिक गरज भागू शकेल? जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में है या तो लॉजिस्टिक्स में है, मतलब एग्रीकल्चर तो इट्स आई थिंक बिगेस्ट बिजनेस इन आवर कंट्री, राइट? जो मेजर प्रोड्यूस सब अपना इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। तो एग्रीकल्चर में जो भी प्रोड्यूस है जिसका टेम्परेचर की वजह से उसका नुकसान होने का चांस है या तो रहता नहीं है, जिसका लाइफ प्रोलॉन्ग करना है, वो जो भी सेट ऑफ पीपल है वो सबके लिए एक ये है। इसके सिवा लॉजिस्टिक्स है कि आपने एक बार बना दिया, उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है, उसको रखना है, कस्टमर तक पहुंचाना है, डिस्प्ले में रखना है। तो लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ भी काम करते हैं हम। फूड प्रोसेसिंग का जो है उसके लिए भी काम करते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में भी काम करते हैं, चिलिंग, फ्रीजिंग का। ओके। ये जो है प्रोसेस रिलेटेड है, उनके लिए भी काम करते हैं। तो बेसिकली दोज हु आर लाइक हैंडलिंग, और कहाँ भी एक भी चेन में कहाँ भी अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैंडल करते हो या फूड प्रोडक्ट हैंडल करते हो या आप लॉजिस्टिक्स में हो या आप कस्टमर फेसिंग डिस्प्लेस में कहीं भी हो, वहाँ हमारा ये प्रोडक्ट फिट होता है। और हम लोग जैसे आपको बताया कि एक कॉन्सेप्ट से लेके एक एग्जीक्यूशन तक का हम लोग सपोर्ट करते हैं। हा इंटरव्ह्यू जे कोणी ऐकतायत त्या लोकांनाही हे तुमच्या बोलण्यातून कळलेलं आहे की ज्यांचं फूड मोठ्या प्रमाणात म्हणजे शेतामध्ये पिकवलं जातं ते तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकतात आणि मधला स्टोरेजचा आहे किंवा लॉजिस्टिकचं पण तुम्ही सांगितलं त्याही लोकांना उपयोगी पडू शकतं हे। सर, आपण या इंटरव्ह्यूच्या उत्तरार्धाकडे आलेलो आहोत। मला एक तुम्हाला विचारायचं आहे ते म्हणजे तुमच्या व्यावसायिक कारकिर्दीमधल्या काही अचिव्हमेंट बद्दल तुम्हाला काही आम्हाला शेअर करता येईल का? एक्चुअली जो हमने स्टार्ट किया तब से अब तक हम लोग एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं, और लकीली क्या है कि जो बिगेस्ट स्टोरेज है हम लोग 10-12 हजार मेट्रिक टन तक का सिंगल प्लेस पे सिंगल स्टोरेज का किया है हमने। ओके। और प्रोसेसिंग प्लांट का भी एक किया है काम। दैट इज आवर बिजनेस अचीवमेंट। और बाकी जो प्रोसेसिंग रिलेटेड काम है उसमें हम लोग अच्छा खासा काम करते हैं। ओके। सर, तुम्ही 8 वर्ष या रेफ्रिजरेशन या व्यवसायात आहेत। तुम्ही आधी जॉब केलात आणि त्याच्यानंतर एका व्यवसायामध्ये एवढे वर्ष सक्सेसफुली काम करतायत। तर मला मुद्दाम खास हा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, कारण का नव्याने उद्योगात येणारे व्यावसायिक सुद्धा आहेत जे आपला हा इंटरव्ह्यू बघतायत, की व्यावसायिकामध्ये कुठले गुण आहेत किंवा असावेत की ज्यांनी तो व्यवसाय किंवा वाढवू शकतो किंवा व्यावसायिक यशस्वी होऊ शकतो? काय सांगाल तुमचा व्हॉट इज युअर बिझनेस मंत्र? बेसिकली जो मैं सोचता हूँ ऐसा है कि एनी डील शुड बी अ विन विन डील। मैं जो काम करूँ उससे मेरा तो फायदा होना ही चाहिए क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ। तो मैं जिसका काम करूँ उसका कोई नुकसान ना हो गए और अच्छा फायदा हो, ताकि उनका ग्रोथ जो है हमको कहीं ना कहीं बिजनेस देके जाए। तो एक विन विन जो भी डील हो विन विन हो, और हमारे से ज्यादा कस्टमर का फायदा होता है तो हमको फ्यूचर में वही एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है और हमको ज्यादा बिजनेस देके जाता है। राइट। तो यही हम लोग। अगदी छान सर, थँक्यू सो मच सर, तुम्ही आज इथे आलात वेळात वेळ काढून। आणि मागचे 2 दिवस आपण अगदी धावपळीत होतात आणि आपला कॉन्टॅक्ट सुद्धा होत नव्हता, पण आता तुम्ही तुमच्या सगळ्या बिझी शेड्यूलमधनं अर्धा तास काढून आम्हाला हा इंटरव्ह्यू दिला, त्याबद्दल मी तुमचे खूप खूप आभार मानतो आणि तुम्हाला या पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आणि आमचे जे दर्शक आहेत त्यांनाही सांगू इच्छितो की यशविन जाधव सर यांच्याशी आपण गप्पा मारल्या आणि त्यांच्या व्यवसाय रिलेटेड ज्या काही लिंक्स आहेत त्या मी इथे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यांचा संपर्क पण दिलेला आहे, तर इच्छुकांनी त्यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करावा। सर, तुम्ही आलात इथे त्याबद्दल पुन्हा एकदा तुमचे आभार मानतो। थँक्यू सो मच। थँक्यू।